खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम डॉक्टर जावेद अहमद ज़रगर साहब के साथ, जो कि सीनियर लेक्चरर कॉमर्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़। आज की इस बातचीत में हम बात करना चाहेंगे इनोवेटिव लर्निंग के हवाले से। आइए जाने डॉक्टर जावेद अहमद ज़रगर साहब की क्या तासुरात है इस हवाले से। मोहतरम डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और इस मौजू पे आपने हमें तलब किया और हमसे बातचीत की। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब नई पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव से हट के प्रैक्टिकल पे ज़ोर दिया गया है और इनोवेटिव लर्निंग्स के हवाले से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और बच्चों को एनकरेज करना है क्रिएटिव लर्निंग के लिए, ताकि वो साथ साथ में उनको पढ़ाई के साथ साथ में स्किल ओरिएंटेड भी रहें। जायद साहब, अपनी जर्नी के हवाले से भी बात करें। आपकी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, उसके बाद परवरिश कैसे क्या हुई, उसके बाद स्कूलिंग और पीएचडी तक आपकी जर्नी, आपकी एजुकेशन की जर्नी बताएं सबसे पहले। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरी मास्टर्स इन कॉमर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर मैंने दो चार साल काम किया। देन आई वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई क्वालिफाइड पीएससी एंड आई वाज अपॉइंटेड एज लेक्चरर इन कॉमर्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने एक तो बच्चों को कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ और साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप जो इसमें सब्जेक्ट है, उसमें मैंने उनको कोशिश की वो जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब गिवर्स बने। फिर इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हमें इसमें जो है ज़्यादातर ज़ोर दिया है ताकि हम बच्चों को इनोवेशन की तरफ लेके आए। तो आप मेरे जो एजुकेशन के हवाले से पूछ रहे थे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि साथ साथ में मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मैं आई कंप्लीटेड माय फर्दर एजुकेशन। उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया, उसका मैंने डिपार्टमेंट से अप्रूवल भी लिया और now I am working as senior lecturer in my department of commerce, in department of school education as commerce senior lecturer। चूँकि आप बहुत सालों से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में बैसित लेक्चरर और आपकी जहाँ पे जो लोकेलिटी में नारवा का यूथ आपके पास इधर पढ़ाई के सिलसिले में आता है, क्या रुझान है इनका एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? यहाँ पे बहुत ही कम अवेयरनेस है रिलेटेड टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम देखें अपनी हायर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स की तरफ जाते हैं, साइंस की तरफ जाते हैं और कॉमर्स में हमें बहुत ही ज़्यादा काउंसलिंग करने के बाद कुछ 5 या 10 बच्चे 11th में आते हैं, जबकि हम बहुत कोशिश करते हैं। हम इनकी जो ये ऑलरेडी इन्होंने सब्जेक्ट्स लिए होते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि नहीं, इसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, साइंस के बारे में बताते हैं, आर्ट्स के बारे में बताते हैं, कॉमर्स के बारे में बताते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स की तरफ आए, क्योंकि इसमें कॉमर्स फील्ड में ये सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि ये जो है अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो कोई एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हैं और प्रोफेशन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स भी ये कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स है और भी कहीं अनगिनत कोर्सेज हैं। वो हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें ये अपनी लिविंग को बहुत ही अच्छी तरह से अर्न कर सकते हैं। और
एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों में नाकाम रहे तो ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड स्कोप है। लेकिन मैं यहाँ के बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स लें ताकि उसका फ़ायदा उठा सके, और इस हायर सेकेंडरी में जो है कॉमर्स भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम की तरह उभर के आए। चूँकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बात कर रहे हो, आप बताएं कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो बच्चे आपकी क्लासेस लेते हैं तो उनमें कितना रुझान बढ़ गया अभी इस हवाले से? चूँकि मैं अपने हिसाब से जो कोशिश करता हूँ उसमें मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को ज़्यादातर बुकिश नॉलेज ना मिले, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसको अमली तौर पे करवाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क से उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम ये चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे हैं और इसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इसको अमलाएंगे। और प्रैक्टिकल उनके क्या होते हैं कि कोई बिज़नेस यूनिट खड़ा करना है, इस बिज़नेस यूनिट की आपको मार्केट क्रिएट करना है, इस मार्केट क्रिएशन के बाद इसका हिसाब किताब करना, मतलब उसकी जो अकाउंटिंग है वो करना है, और उसके बाद जो है इसके फाइनल अकाउंट्स बना के पेश करने हैं। और वही जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर वो बिज़नेस करेंगे तो वो वही चीज़ें उनको करनी है। वहाँ पे वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो खुद अपना बिज़नेस संभाल सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ वो उनको इस चीज़ की भी नॉलेज मिल रही है कि वो किस तरह से अपने बिज़नेस को खुद डील कर सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में आपको अपने स्कूल की तरफ से आपने एक पेटेंट भी फाइल किया, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। उस हवाले से भी बताएं कि इसका क्या एक्चुअल प्रोसीजर है, और आप क्योंकि आपका भी अपर हैंड रहा है इसमें, आपको रिसर्च में एक अच्छी खासी एक नॉलेज भी है, कैसे पेटेंट फाइल होता है, उस हवाले से बताएं। पेटेंट फाइल करने का मकसद ये होता है कि जिस बच्चे ने भी कोई इनोवेशन की है वो उसको सिक्योर करता है, ताकि कल को कोई और जो है उस पेटेंट का जो है हकदार अपने आप को न बतलाए। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने मेहनत की है और उसके दिमाग से उसने कोई इनोवेशन की है तो वो एक लीगल तरीके के साथ उस चीज़ को सिक्योर करता है, एक पेटेंट राइट हासिल करता है थ्रू ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो IPR डिपार्टमेंट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो देते हैं पेटेंट एक्ट के तहत। इसमें दो किस्म के पेटेंट होते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है, दूसरा डिज़ाइन पेटेंट होता है। अगर किसी ने कोई पेटेंट को पब्लिश करना है तो उसको हम यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं। ही हैज़ टू मेक ए ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट बनाना है, अपनी क्लेम सेट करनी है, अपनी डायग्राम्स देने हैं, और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो इसकी रिक्वायर्ड फ़ी है वो पे करनी है, एंड विद इन 2 मंथ्स जो है उस चीज़ की नॉवेलिटी देख के उसको रिव्यू किया जाता है पेटेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड देन इट इज़ पब्लिश्ड। आफ्टर पब्लिकेशन 18 मंथ तक वो पेटेंट जो है उस पेटेंट जर्नल में रहता है। कोई इसको क्लेम कर सकता है कि ये मेरा है। अगर इसका क्लेम कोई नहीं हुआ 18 मंथ तक, देन आफ्टर 18 मंथ इट इज़ ग्रांटेड। उसके बाद अगर वो बच्चा चाहता है कि मैं अब इस इनोवेशन का, इस इन्वेंशन का जो है एक प्रोडक्ट बनाऊं और मार्केट में उसको ले जाऊं, तब उसको फिर से एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ़ी भरनी होती है। उसको 2-3 साल में या 4 साल तक लगते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसीजर यही है। उसको वो पेटेंट जो है बनाने का हक मिलता है। जब वो पेटेंट वो बनाने का हक उसको ग्रांट होगा तो वो अपना बिज़नेस इस तरह से स्टार्ट कर सकता है, और कोई भी एनी अदर पर्सन उसको कभी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये फिर ट्रेड मार्क भी बन सकता है। तो एक लीगल राइट्स मिलने के लिए, और अगर कोई चीज़ आपकी ओरिजिनल चीज़ है तो उसको सिक्योर करने के लिए ही पेटेंट्स होते हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं अंज़र, और हमारे जो ATL टीचर है, और मैं भी इनके साथ हूँ, इनका मेंटर रहा हूँ, तो हम तीनों ने मिलके इस चीज़ को बनाया और इस चीज़ को सिक्योर किया, और हमें ये पेटेंट पब्लिश हुआ है पेटेंट जर्नल्स ऑफ इंडिया में। क्योंकि आपने बात की अपने स्कूल के हवाले से कि आप लोगों ने भी तीनों ने मिल के इसके लिए काम किया। आप बताएं कि इस अपनी जर्नी के हवाले से बताएं कि कैसे शुरू किया आपने, और टिल अभी आज इस वक्त आपका ये पेटेंट फाइल हो गया है, उस हवाले से भी बताएं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ। ये ऑनलाइन ही आज आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी कोई चीज़ बनाई है, चाहे आप डिज़ाइन पेटेंट कर रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ का कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है एंड दैट इज़ अ यूनिक डिज़ाइन, आपने किसी से कॉपी नहीं करा है, तो आप उस डिज़ाइन पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो डिज़ाइन जो है उसको पेटेंट मिलेगा। अगर आपने यूटिलिटी पेटेंट के लिए पेटेंट फाइल करना है तो इसकी एक एप्लीकेशन देनी है, आपको एक ड्राफ्ट बनाना है,
You have to write a draft, you have to set your claims and you have to submit that. एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जैसा जो होता है, उसके बाद वो वहाँ पे रिव्यू होगा और आफ्टर विदिन 2 months either that will be rejected or that will be accepted. अगर वो accept होगा तो वो publish होगा. When it is published then you have to wait for more 18 months. 18 months के बाद आपको वो grant होता है. पब्लिकेशन का जो फ़ायदा है वो एक एकेडमिक फ़ायदा रहता है बच्चे को थ्रू आउट लाइफ, वो एक पेटेंट होल्डर रहता है. बट विद इन 18 months अगर कोई क्लेम नहीं होती है, कोई चैलेंज नहीं होता है, तो अब ऑल द क्यूरीज आर पास्ड, देन इट इज़ ग्रांटेड. देन दैट पेटेंट इज़ none other than that person who is filing it, who has filed it. आप चूँकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप बताएं सर रिसर्च फील्ड में आपका कदम, आपने कैसे अपना जो काम शुरू किया और इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आई आपको? चूँकि रिसर्च जो है एजुकेशन का एक मेन मकसद है. अगर आप रिसर्च फील्ड में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन अधूरी है. तो यही क्राइविंग मेरी भी थी, इसलिए मैंने उनकी जॉब हासिल करने के बाद भी अपने आप को अपडेट करने के लिए और कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए रिसर्च के साथ जुड़ा रहा हूँ. और बच्चों को भी कोशिश करता हूँ कि वो 11th के लेवल पे ही रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करें, क्योंकि इसमें कुछ ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे. दे हैव टू गैदर सम डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रेमाइसेस एंड देन वी एनालाइज दैट डेटा, और उसके बाद वो पेपर हम किसी जर्नल में, किसी रेप्यूटेड जर्नल में भेज सकते हैं. दैट विल बी एक्सेप्टेड और दैट विल बी दैट सम मॉडिफिकेशंस विल बी कॉल्ड फ्रॉम दैट जर्नल. और बच्चों को थोड़ी सी इंसाइट मिलती है और वो प्रैक्टिकली जो है बुक्स में जो लिखा होता है वो उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखते हैं. एंड हमारे फील्ड में इसलिए ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि इसमें हमारी जो लैब होती है दैट इज़ द बिजनेस एनवायरनमेंट वी आर हैविंग अराउंड अस. हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ है या कस्टमर्स हैं, दैट इज़ आवर टारगेट एरिया. तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हम ये रिसर्च जो है छोटे छोटे लेवल पे करें, क्योंकि J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी जो उनके केस स्टडीज़ होती हैं, जो प्रोजेक्ट एरिया होता है, उन पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है स्कूल्स में. लेकिन मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उसके प्रैक्टिकल मार्क्स हमें देने होते हैं. 20 में उन प्रोजेक्ट्स का जो है प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, तो हम करवाते हैं वो 20 मार्क्स का जो जितना भी थ्रू आउट ईयर कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं. और इफ़ इट इज़ एज के जैसे कि कोई रिसर्च पेपर है तो उस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, तो वो बच्चे को एक क्रेडेंशियल भी मिलता है अगर वो पब्लिश हो गया तो. बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं हम. आप बताएं सर, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए एक उस्ताद का कितना अहम रोल बनता है? उस्ताद का ही रोल है, सबसे ज़्यादा रोल उस्ताद का ही. जिस हिसाब से उस्ताद उनको डायरेक्शन देगा वो उसी हिसाब से चलेंगे. अगर वो बच्चे जो होते हैं वो टीचर को अपना गाइड मानते हैं, पढ़ाने से ज़्यादा वो गाइडेंस ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि बुक्स में स्टैंडर्ड होता है, वो बुक तो बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं. या आजकल जो है IT का ज़माना है, यूट्यूब से भी बहुत सारे लेक्चर वो देखते हैं. बट जो प्रैक्टिकल मेथड में जो उनका उस्ताद सामने होता है, क्लास में जो टीचर होता है, उस पे उनकी ज़्यादा निगाह होती है. वो जस्ट लाइक रोल मॉडल होता है उनके सामने, तो जिस हिसाब से उनको डायरेक्शन देगा तो उस हिसाब से बच्चे चलेंगे. अगर उस्ताद के पास अपडेटेड नॉलेज है या उसमें मेहनत और लगन करने की ज़्यादा ख्वाहिश है, तो वो बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाते हैं और बच्चे भी उसी राह पे चलते हैं जिस हिसाब से उनको अपना टीचर जो है बताता है. ज़्यादातर जो है आजकल चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए उसमें भी जो है डूइंग बाय मतलब लर्निंग, जो आप लर्निंग बाय डूइंग जो है कॉन्सेप्ट जो है, बुक से निकल कर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है देखिए किस तरह से काम एग्जैक्टली होता है. तो उस हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है और उनको जो है एनकरेजमेंट मिलती है. सर आप बताएं कि आप खुद को कैसे अपडेट करते हो, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहसत उस्ताद ही एक अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि एवरी वीक नए अपडेट्स आते रहते हैं. हमें नई मतलब अपने कश्मीर वैली के हवाले से अगर बात करें तो एक उस्ताद को कैसे अपडेट रहना चाहिए आज के टाइम में? एक उस्ताद अपडेट रह सकता है कि उसको जो है अपडेटेड लर्निंग जो है, ताकि वो अपने बच्चों में वो चीज़ें जो इनकलकेट करें उनके माइंड्स में.
میں تو یہی کہوں گا کہ ایک استاد کو جو ہے کنٹینیوس لرننگ، کیونکہ کبھی کبھار ہم جو ہے بک سے سیکھتے ہیں، کبھی کبھار ہم اپنے بچوں سے سیکھتے ہیں، کبھی کبھار ہم سوسائٹی سے سیکھتے ہیں. کوئی جو جتنے بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو نئی نئی چیزیں آتی ہے، ان کو بھی ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے. بچوں کو کس طرح سے اپنی جو لرننگ، جو ہم ٹیچنگ پیڈاگوجی ہے، اس کو کس طرح سے ہم امپرووائز کر سکیں. تھوڑا سا ایمپیتھٹک رہنا ہے. بچے کس حساب سے ہیں، ان کی کیپیسٹی کس حساب سے ہے، اس حساب سے ان کو پڑھایا جائے. اور جس حساب سے آپ کا جو را میٹیریل ہے، جس کو ہم بچے کہتے ہیں، جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی اسکولنگ، اس کی لیول کیسی ہے، تو اسی حساب سے ہم بچوں کو اگر ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہم اپڈیٹڈ رہیں گے. اپڈیٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، نئی نئی چیزوں کو پتہ کرنا ہے. ان چیزوں کو آپ کو پتہ کر کے ان کے بعد بچوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس چیز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس ٹیچر از اپڈیٹڈ. اور اس اپڈیشن کا کوئی فائدہ ہے بچوں کو. جب unless and until your students are not getting recognized، ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے، تب تک ٹیچر کا اپڈیٹڈ رہنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. وہ نالج کو شیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی ایکسپیرینس اپنی بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ناٹ نیسسری کہ میں کامرس کے بچوں کو ہی پڑھا رہا ہوں تو باقی جتنے بھی یہاں پہ جو اسٹریمز میں یا 9th 10th کے بچے جو ہے، 11th 12th کے جو باقی اسٹریمز میں بچے ہیں، دے آر آل آور اسٹوڈنٹس. They gain directly or indirectly benefit from the teachers. Sometimes we learn from students. تو give and take ہے. تو اسی سے ہم اپڈیٹڈ رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک بانڈ رہتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں. اور بچوں کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ خواہش ہوتی ہے. جب آپ کا ٹیچر کچھ اچیو کرتا ہے اور اس کا جو اس کا امپریشن آپ کے بچے پہ آتا ہے. جب بچہ کچھ اچیو کرتا ہے تو اس کا امپریشن ٹیچر پہ آتا ہے. اگر بچے کو 80-90% مارکس ملتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میری بھی کامیابی ہے. اور اسی طرح سے اگر ٹیچر کو کوئی ریکگنیشن ملتی ہے، کوئی چیز وہ اچیو کرتا ہے، تو اس کے بچے فخر سے بولتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے ایسے اچیو کیا. تو اگر ہم اس ایٹماسفیئر کو زندہ رکھیں گے، کریٹ کریں گے اپنے اسکولز میں یا کالجز میں، ان وٹ ایور سیٹ اپ ہم پڑھاتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اپڈیٹڈ رہیں گے اور فائدہ سوسائٹی کو ہی آنا ہے. سر، آپ نے بات کی نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا. میں بھی بحثیت ایک استاد ہی اپنا کام کرتا ہوں ایک اسکول میں. چونکہ اگر میں اپنا کوئی نئی چیز یا کوئی نئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو اچانک سے اپنے جو پیرنٹس سے یا باقی جو دائیں بائیں ہمیں واچ کرتے رہتے ہیں ہمارے ایکٹیویٹیز کو، ایک دیٹ از اے کائنڈ آف بیک لیش کہ وہاں سے تو خالی آپ لوگ بس خالی یہ پروگرامز ہی کرواتے ہو. چونکہ آج کے وقت میں اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ میری نظر میں تربیت کا بھی ایک اہم رول بنتا ہے. ایک تربیت میں ہم چوک کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس جگہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں کہ مجھے کیسے وہ نئی چیزیں جو ہے امپلیمنٹ کرنی چاہیے. دیر شوڈ بی پراپر مکس آف ایوری تھنگ. ان کی جو کور سبجیکٹس ہے اور جو ان کا جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں پراپر مکس اگر آپ کے جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنس ہیں یا ٹیچرس ہیں، وہ اس کا ایک پراپر جو ہے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں. اس سے ایکسیس آف ایوری تھنگ جو ہم کہتے ہیں از بیڈ. اگر ہم زیادہ تر ایکٹیویٹیز میں ہی بچے کو لگائیں گے، کسی ایونٹ میں ہی لگائیں گے اور اس سے اس کی کلاسز سفر ہوں گی، دین دوز ایکٹیویٹیز اینڈ دوز ایونٹس ول ناٹ بینیفٹ ٹو مچ. کیونکہ اسکول میں جو کور ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس. سلیبس کمپلیٹ کرنا، بچوں کو جو ہے کانسیپٹس بتانا، ان کا جو کریکولم ہے ان تک پہنچانا. لیکن ساتھ ساتھ میں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، جو ایونٹس ہیں جو ہمیں روز بروز کرنے ہوتے ہیں، جیسے انوائرمنٹل ڈے کا کوئی ایونٹ ہو گیا یا اسی طرح سے کوئی گاندھی جینتی ہو گئی، انڈیپینڈنس ڈے ہو گیا، یہ سب بھی امپورٹنٹ ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. لیکن بچے کو دس از آور رسپانسبلٹی. اس میں بچہ جو ہے ہم جس حساب سے اس کو بولیں گے آج پورے دن دس اے بیگ لیس ایکٹیویٹی، آپ کو آج بیگ ساتھ میں لانا ہی نہیں ہے، دیٹ شوڈ بی اونلی ون ڈے. بیگ لیس ڈے شوڈ بی اونلی ون ڈے ان دا ہول منتھ. تو اسی دن ساری ایکٹیویٹیز کرا. لیکن جو باقی جتنے بھی ہیں ایٹ لیسٹ میرے حساب سے اٹ شوڈ بی 80:20. 80% جو ہے ان کا جو مین جو کور سبجیکٹس ہے اور 20% جو ہے ان کا جو ہے جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے. لیکن دا پراپر مکس از امپورٹنٹ. اپنی ہائر سیکنڈری کے حوالے سے بتائیں کہ کوئی نئی اپڈیٹس کس کا نئے پروجیکٹس پہ آپ کن نئے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہو اس وقت؟
हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे ATL लैब के साथ जुड़े, क्योंकि ATL लैब में जो है दिस इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चे नेशनल लेवल के इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं. करंटली वी आर हैविंग अ मेगा इवेंट जो स्टार्ट हुआ है 20 जून से, दैट इज़ ATL टिंकरप्रेन्योर, जिसमें मैं भी एक मेंटोर हूँ. मुझे किसी और स्कूल के बच्चे हैं, 13 स्टूडेंट्स असाइन हुए हैं, दे आर फ्रॉम अदर स्टेट. इस तरह से हमारे मुनीर सर जो हैं ATL इंचार्ज, उनको किसी और स्कूल के जो अदर स्टेट्स के हैं वो असाइन हुए हैं, वो उनको मेंटोरशिप दे रहे हैं. मैं हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के जो बच्चे हैं 11th 12th के, उनके मेंटोर्स हैं, वो अपडेटेड नॉलेज वहाँ से हासिल कर रहे हैं. ATL टिंकरप्रेन्योरशिप जो इस वक्त चल रहा है उसका मकसद यही है कि बच्चा साथ साथ में एक बिज़नेस स्किल भी हासिल करे और अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें. उनमें उनको डिजिटल स्किल सिखाई जाती है, बिज़नेस स्किल सिखाई जाती हैं. दो वी इनवाइटेड एवरी स्टूडेंट इन द असेंबली. मैंने बताया था कि सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन इन चीज़ों की तरफ बहुत ही कम बच्चे आते हैं. कुछ 5 या 10 बच्चों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन की है. चूँकि अब हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका टाइम स्लॉट होता है, तो 20th से जो है ग्रुप स्टार्ट हो गए हैं. थ्रू आउट इंडिया में लाखों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है. उसके बाद अगर ये टीम सेलेक्ट हुई तो 100 टीम्स जो है वो इन टीम्स में से निकाली जाएंगी. 100 टीम्स या 100 इंडिविजुअल्स, उनका जो इंटर्नशिप होगा दैट विल बी इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स. तो आप सोचिए कि एक 11th या 9th या 10th या हायर सेकेंडरी लेवल या किसी लेवल पे बच्चा पढ़ रहा है, छोटी सी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो वो सीधा वहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ रुख करता है. तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी. और अपनी हायर सेकेंडरी की मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे हमारे जो हेड है डॉक्टर शमीम अहमद भट्ट, उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दी है. उन्होंने कहा कि मुनीर सर को या मुझे, इसी तरह से हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको कहा कि जो भी कुछ बेटर आप बच्चों के लिए करना चाहो तो आप कर सकते हो. तो इस तरह मेरी तरफ से आपको फुल अथॉरिटी है. आप बच्चों के बहबूदी के लिए, बच्चों को किस इवेंट में आपको हिस्सा लेना है तो आप उनको गाइड करते रहो. तो इस तरह से हमारी हायर सेकेंडरी में इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं और हर एक इवेंट में आज तक हमें कामयाबी हासिल हुई है. अगर हम ATL मैराथन की बात करेंगे, वहाँ पर भी हमारा एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. और इसी तरह से इससे पहले वाला जो था आइडियाथॉन में भी हमारा नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से हमारा एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था. तो आने वाले जो इवेंट्स हैं उनमें भी हम कोशिश करेंगे, या इसी ATL एंटरप्रेन्योर जो टिंकरप्रेन्योर है इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम तो इनके डायरेक्ट मेंटोर इसमें नहीं हैं, इनडायरेक्ट मेंटोर्स हैं, इनको तो असाइन हो गए हैं अदर मेंटोर्स ऑफ द स्टेट. इस तरह से उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है. बट स्टिल विल गिव द मेंटोरशिप. हम उनको इनडायरेक्टली यहाँ पे मेंटोरशिप देंगे और उनके जो असाइनमेंट्स है वो प्रॉपर टाइम पे वो सबमिट करें, ताकि इनमें से भी कोई टीम जो है या कोई इंडिविजुअल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके इंटर्नशिप हासिल करें. क्योंकि बहुत वक्त से आप भी बच्चों के साथ इस लैब में काम कर रहे हैं, किस हद तक आपको लगता है कि बच्चों का रुझान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चे मेहनत और लगन से इस इनोवेटिव फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं? काफ़ी हद तक, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं इनोवेशन की तरफ, क्योंकि इनोवेशंस, रिसर्च, यही इसी से बच्चे को रिकग्निशन भी मिलती है और पढ़ाई का असली मकसद भी उनको पता चलता है. काफ़ी बच्चे, अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक राउंड लगाएंगे कभी भी हमारी ATL लैब में, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है. ऑलमोस्ट 20-25 स्टूडेंट्स ऑलवेज़ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24/7 इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D प्रिंटर अवेलेबल है. 3D प्रिंटर में बच्चे जो है 3D प्रिंटिंग के ज़रिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उनको टेक्निकल नो हाउ दिया हुआ है हमने. कंप्यूटर्स अवेलेबल है. सारा मटेरियल जो है नीति आयोग की तरफ से हमारे पास है और हम उसका भरपूर जुडिशल यूज़ करते हैं. और कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे. मकसद हमारा ये नहीं होता है कि हम कोई इनोवेशन करके उसको थोड़ा सा लाइमलाइट में ला के स्कूल का जो है नाम तो ऊंचा करना ही है, लेकिन मेन मकसद जो हमारा होता है वो यही होता है कि बच्चे को फ़ायदा हो, बच्चे को जो है उसको एट लीस्ट कम से कम कल को ये अपनी जो है लिविंग इससे अर्न कर सके, इसको रिकग्निशन मिले और ये कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे. क्योंकि जॉब इसलिए नहीं है मार्केट में, क्योंकि इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इसीलिए नहीं जॉब है. असल में एम्प्लॉयबल पर्सनस नहीं है.
मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी बच्चे को जॉब देना चाहता है, बट दैट पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब, क्योंकि वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू मेक समवन, आई रिक्वायर समवन फॉर अकाउंट्स जॉब, मुझे 100 लोगों का रेज्यूमे आएगा, 100 में से एक को भी प्रैक्टिकली अकाउंट्स नहीं करना आता होगा, तो इसका मतलब ये है कि जॉब्स की कमी नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है. तो हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ करें लोगों. इस तरह से हम यहाँ पे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हम मुनीर साहब जो है या मैं भी, हम उनको ऑनलाइन किस तरह से टैली के ज़रिए, बिजी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अकाउंटिंग की जाती है, वो हमको उनको सिखाते हैं. अगर वो चाहें तो वो आज से ही किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में शाम को पार्ट टाइम में जाके वहाँ पे 1 घंटा काम कर सकते हैं और अपना जो है पॉकेट मनी हासिल कर सकते हैं. आई हैव डन ए स्टडी टूर टू यूके, यूनाइटेड किंगडम. मुझे गवर्नमेंट ने भेजा था एक प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम के तहत, यूनाइटेड किंगडम इंडियन एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव के तहत एक स्टडी टूर किया मैंने यूके लंदन में. 2, 4, 5 सिटीज़ में वहाँ पे घूमा, कॉलेजेस और स्कूल्स में गया, और वहाँ मैंने खाली यही देखा, जो भी स्टूडेंट्स है स्कूल से ज़्यादा वो इंडस्ट्रीज़ में है. अपना प्रोजेक्ट लिया हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, और उसके बाद वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली उस इंटर्नशिप को कर रहा है. एक तो वहाँ से उसका स्टाइपेंड भी मिल रहा है और साथ साथ में स्कूल का असाइनमेंट भी हो रहा है, और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना रहे हैं. कल को वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके या उसी इंडस्ट्री में जाके अप्लाई कर सकता है, तो वो उसको प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी आती है. इस तरह से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं. मेरे हिसाब से जो मैंने असेसमेंट की है, ज़्यादातर लोगों को के पास स्किल नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है. सर, आप बताएं कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे टैब करें और उनका कैसे रुझान बढ़े, और ख़ासकर जो जोन फतेहगढ़ के HOIs है, जो प्रिंसिपल्स चेयर्स पे बैठे हैं, उनका क्या रोल बनता है बच्चों को इस इनोवेटिव जो फील्ड की तरफ कैसे वो अपना फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं. देखिए, इनोवेशन तो स्टार्ट होती है जब से बच्चा स्टार्ट होता है, जब से बच्चा मतलब जन्म लेता है, जब से वो आप ऑब्ज़र्व करता है पूरी दुनिया को, जब वो जन्म लेता है, तो उसके बाद ये हमारा काम बनता है. अगर वो स्कूल में आ रहा है तो हमें किस तरह से उसकी गाइडेंस करनी है कि वो इनोवेशन की तरफ आए. अगर हम उसको खाली यही बोलेंगे ये आपकी बुक है, आपको ये क्वेश्चन याद करके लाना है, तो उसको ये लगेगा कि ये जो पढ़ाई है ये बोरिंग है, इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है. क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है. यही तो इसका मकसद है कि आप जो है बच्चों में ज़्यादातर आप हैप्पी स्टूडेंट्स क्रिएट करो, सैड स्टूडेंट्स को क्रिएट मत करो. सैड स्टूडेंट तभी होता है जब वो एक मोनोटोनस काम करता है, एक ही काम करता है. इस नोट को लिखना है, उसको याद करना है, और उसके बाद एग्ज़ाम में मुझे 90% मार्क्स लाने हैं. बच्चे इससे बहुत बोर होते हैं. हम खुद भी बच्चे रहे हैं और ख़ुद भी हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है. लेकिन आजकल के वक्त में जब से ये पॉलिसी जो आई है, इसने हमें एक फ़्लिप दिया है. उन लोगों को फ़्लिप दिया है जो वाकई ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो कि हम थोड़ी सी इनोवेशन लाए पढ़ाने में. हम बच्चे को बोले ये नोट है, ये आप खुद प्रिपेयर करके लाओ, खुद अपने वर्ड्स में लिखो अपने हिसाब से. फिर बाद में हम उसकी असेसमेंट करेंगे और उसको थोड़ा इनकरेज करेंगे. अगर उसने स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम ही लिखा होगा, हम उसको इनकरेज करेंगे, आपने अच्छा लिखा है, इसे बेहतर लिखने की कोशिश करो. तो ये मैं अपने क्लास में भी करता हूँ. अपने 11th के स्टूडेंट्स को मैं जब उनको कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि जस्ट राइट दिस टॉपिक बाय योर ओन. कोई चीटिंग नहीं करना, खुद लिखना, क्योंकि मुझे समझ आएगा कि आपने खुद लिखा है कि नहीं. देन आई ग्रेड देम विद गुड, वेरी गुड एंड एक्सलेंट. अगर उन्होंने थोड़ा गलत ही लिखा है तो मैं गुड देता हूँ. अगर थोड़ा बेटर लिखा है तो वेरी गुड. अगर बहुत ही अच्छा लिखा है तो एक्सलेंट. इससे बच्चों में जो है थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़ेगी पढ़ने के, मतलब दूसरे तरीके से पढ़ने के साथ, हमारे प्रैक्टिकली पढ़ने के हिसाब से. जितने भी HOIs हैं, जितने भी टीचर्स हैं हमारे जोन में, कोशिश करें कि वो इसी तरह से बच्चों का जो थोड़ा सा जो है मन लगे पढ़ाई के साथ. और ख़ासकर वो असतिज़ा साहिबान जो स्कूल्स में साइंस पढ़ाते हैं, या मतलब जो साइंस पढ़ाते हैं, साइंस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. उसको आप कितना ही थ्योरी पढ़ाओगे तब तक बच्चा उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा जब तक उसको आप लैब में नहीं ले जाओगे. जब तक आपको उसको प्रैक्टिकली वो सेल नहीं दिखाओगे ये माइक्रोस्कोप में कि ये सेल कहाँ पे है, इसमें जो बाकी जो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई और स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कैसे दिखना है. जब मुझे पूरी तरह से याद है कि जब हम मैट्रिक में थे तो हमने पहली बार माइक्रोस्कोप देखा था, जब सेल देखी थी तो वो वेरी एक्साइटेड. अभी तक लगता था ये सब झूठ था बुक्स में जो था,
लेकिन जब सेल देखी उसके बाद उसके जो स्ट्रक्चर्स देखे तो हमको लगा नहीं ये तो सच है, ये जो सर बढ़ाते हैं ये तो सच है। तो अगर हम इसी चीज़ को देखेंगे, एक बच्चे की मेंटालिटी को देखेंगे, जब तक ना आप साइंस के साथ साथ उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बच्चे तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक बच्चा उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकता और उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और जाते जाते कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हो, खासकर जो पढ़े लिखे लड़के जो इस वक्त हमें जो वॉच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए खास मैसेज? मैं पढ़े लिखे बच्चों से यही कहूँगा कि वो इस परेशानी में मुब्तला है कि हमें पढ़ाई करके, PhD करके, इतनी ज़्यादा रिसर्च करके, या किसी ने PG किया है, किसी ने डबल PG किया है, किसी ने 3 PG कर रखे हैं, हमें अब जॉब नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको पूरी तरह से अपने आप को रिट्रोस्पेक्ट करना है कि हम में स्किल्स कितनी है। क्या हम ऐसा नहीं बन सकते हैं कि हमें जो है हमारी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि हमें जॉब जो है खुद ब खुद ही मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट आई एम मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों को इस तरह से ये ऐसे समझ आएगा कि पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन जब आप अपनी वैल्यू क्रिएशन करते हैं तो डेफिनेटली जॉब्स मिलती है, डेफिनेटली आपको कोई जो है रोज़गार मिलता है और आपकी जो है लाइफ बन जाती है। जब हम ये कहेंगे कि मैंने ये डिग्रीज हासिल की, वो तब तक वो डिग्री जो है खाली कागज़ के वो होते हैं, पर्चे होते हैं, जब तक ना आप उनसे जो आपकी जो सलाहियत बनी होगी, जब तक आप उनसे कुछ आपने रिट्रीव नहीं किया होगा, कुछ सीखा नहीं होगा। मान लो आप किसी ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन तभी दिखेगी जब वो उस कैपेबिलिटी को प्रैक्टिकली दिखाता है। तो मेरे हिसाब से जो हमने अचीव किया है उसको उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और खुदा पे भरोसा रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है सब के लिए कुछ ना कुछ रखा होता है, नाउम्मीद नहीं होना है, मेहनत करनी है और मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। चलिए सर, इन्हीं अल्फाजों से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ये मुख्तसर सी बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।